कपीश जी, बहुत आदर के साथ ये सवाल है। आईपी सिंह साहब ये कह रहे हैं योगी सरकार को असल में चिढ़ तो सिर्फ मस्जिद से है, काश मठ मंदिरों पर बुलडोजर चलता जो मुख्य मार्गों पर खड़े होते हैं। इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया? ये बहुत सीधी सी बात है, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, ये पार्टी का नहीं। लेकिन एक चीज निश्चित तौर पे कही जा सकती है कि हमारी सरकारें पहले तो बसने देती हैं, फिर उजाड़ने में नंबर 1 पे आ जाती। कभी बसाने की तो सोचें। आप बताओ, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे जितने भी बड़े शहर हैं, उसके अंदर क्या अनियमित कॉलोनियां नहीं हैं? आखिर उसको उसका विनियमितीकरण करते हैं कि नहीं करते? तो इस कॉलोनियों का भी विनियमितीकरण किया जा सकता है। ये सरकार के हाथ। अगर सरकार उसका लैंड यूज चेंज कर देगी तो सुप्रीम कोर्ट भी के आदेश के विपरीत नहीं होगा, क्योंकि ये आदेश करना सरकार का काम है। और सरकार जानबूझ करके उसको आज तक अवैध कॉलोनी घोषित की। आप दिल्ली के अंदर तमाम अवैध कॉलोनियों को देख सकते हैं कि जिसको जो है विनियमितीकरण करके किया गया। अभी योगी जी के अपने ही शहर में 18 ऐसे मोहल्ले हैं जो बीच एकदम शहर के हैं। मेरा कपीश जी, आज आपने पूरी रिपोर्ट भी देखी होगी, आपने टॉपिक भी समझा होगा। मेरा ये टॉपिक नहीं है। मेरा ये टॉपिक है कि अगर कोर्ट की तरफ से कोई कार्रवाई हो रही है, ठीक है, वहां पर सरकार अपनी थोड़ा अलग फैसला लिया जा सकता था या फिर कोशिश करती। मेरा ये कहना है कि अगर कोर्ट की तरफ से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसमें हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है, वहां पर सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम क्यों किया जा रहा है, और इसका इंपैक्ट आने वाले वक्त में कैसा पड़ेगा कि आप लोगों के बीच ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों पर ऐसा किया जा रहा है। और कपीश जी, आप कह दिया कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन एक बात बताइए, वो कहीं पर भी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, समाजवादी पार्टी के मंत्री भी रह चुके हैं, और ऐसे में अगर वो कोई बयान देते हैं तो उसे पार्टी से नहीं जोड़कर देखा जाएगा? हमारे मंत्री कभी नहीं रहे, वो भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं पहले। और मैं दूसरी बात आपको कह दूं कि अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत बयान दे रहा है तो उसके लिए व्यक्तिगत ही तो आप कहेंगे। और दूसरी चीज मैं आपको कह रहा हूँ, आपने जो बातें कही वो सुसंगत तथ्य हैं। हमने इसलिए आपको कहा कि अगर कोई आबादियां बसना शुरू होती हैं तो अचानक नहीं बस जाती, वर्षों वर्षों में बसती। अच्छा, 50 साल से वहां पर उन लोगों के अपने जो है वो स्टैंप पेपर है, खरीदा है जमीनें उनकी। ठीक है, ठीक है, ये आपने बात कही। अब नाजिया, मेरे को आप एक बात बताइए, 1169 आवास जो अवैध बने थे उसमें 101 कमर्शियल निर्माण भी थे, वो भी ध्वस्त हुए। क्या ये सारे मुस्लिमों के थे? क्या ये सारे मुस्लिमों के थे? जो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ मुस्लिमों से खुली दुश्मनी निकाली जा रही है। देखिए हिमांशु जी, बात ऐसी है कि जब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात आती है तो मुसलमान छाती पीटने लगते हैं, जब यूसीसी की बात आती है तब मुसलमान छाती पीटने लगते हैं। मतलब किसी भी चीज की बात आती है तो मुसलमान इसको अपने ऊपर पर्सनली पता नहीं क्यों ले लेते हैं। जब 40 मिलियन पीएम आवास योजना के तहत घर मिले और कई मुसलमानों को मिले, तब तो मुसलमान बाहर आकर के नहीं बोले कि भारत के प्रधानमंत्री योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को बहुत सारे घर मिले। ये भी तो बोलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कानून के साथ खेलना अब मुसलमानों को बंद कर देना चाहिए। देखिए 2021 में 4 तल्ला वक्फ बोर्ड ने एक हज हाउस बनाया था बिहार में, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने डेमोलिशन का ऑर्डर दिया था। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो मैं ऐसा मानती हूं कि जितने भी अवैध निर्माण है, जैसे पश्चिम बंगाल में कैंटोनमेंट आर्मी की प्रॉपर्टी पर अवैध निर्माण बनाए गए हैं, तो हाईकोर्ट ऑर्डर दे रही है। अब बात आती है कि टाइटल सूट किया गया है, बात आती है कि सिविल सूट किया गया है, बात आती है कि अपने दावे को निचली अदालत से लेकर के सर्वोच्च न्यायपालिका तक इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की है, पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि वो इंटरव्यू नहीं करेंगे। ब्यूटिफिकेशन पर वर्क हो रहा है, हिंदुओं के भी घर टूटे हैं और भगवान की मूर्तियों को उठा करके दूसरी जगह स्थापित किया गया है। तो हाँ। हिंदू तो छाती नहीं पीट रहे। अब मेरी तीसरी बात आती है कि ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन 2024 कई मुसलमानों ने और विपक्षी दलों ने कहा कि जैसे ही कांग्रेस की इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, हम हाँ। राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बना देंगे। हाँ। तो हिंदुओं ने तो छाती नहीं पीटी, वो तो अपने वोट के माध्यम से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताया और फिर से मोदी जी को नहीं, मेरा वही मैं कह रहा था कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है, और अगर सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? वहां पर तो हिंदुओं के भी घर थे, और ये जो खबर आई है कि वहां पर अगर मस्जिद ढाई गई है तो उसमें फिर मंदिरों को भी तो वहां पर हटाया गया है।
तो ये युवराज जी ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्यों नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? ओवैसी साहब कहते हैं कि मुस्लिमों से दुश्मनी है इलेक्शन के बाद से, इस्लामी लीग के लोग भी ये बात कह रहे हैं। हिमांशु, देखिए आप तथ्यों की बात कर रहे हैं और इसीलिए मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि जब मैं इंडिया अलायंस को देखता हूं तो इसी चुनाव का CSGH का डेटा है कि 4 में से 3 मुसलमान ने इंडिया अलायंस को वोट किया है। तो ये तथ्यों से इतर हटके इंडिया अलायंस जो उनका DNA है, कांग्रेस हो या सपा हो, इस हमाम में सभी नंगे हैं और सभी मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। तथ्यों की बात तो ये भी है कि योगी राज आने के पश्चात 11,000 बार पुलिस की मुठभेड़ हुई है इन क्रिमिनल लोगों से, और जिनमें से 23,000-24,000 क्रिमिनल को पुलिस ने पकड़ा है। लेकिन नैरेटिव क्या बनता है भैया? नैरेटिव तो ये योगी राज में डिशके मारा जा रहा है, मुसलमानों पे टारगेट किया जा रहा है। भैया अनिल दुजानी भी था जिसका एनकाउंटर हुआ, तो विकास दुबे भी था। लेकिन आप देखेंगे कि रुदाली गैंग का जो रोना है, बीच में मत बोलिएगा, आप वही सरकार के नुमाइंदे हैं, वही सपा जिसको कपिल जी, हाँ कपिल जी क्या कहना चाह रहे हैं? शायद कोई आपत्ति है आपको इनकी बात से? के बारे में क्या कहोगे? बताओ, सिंह के बारे में क्या करोगे? बोलो, क्या कहूंगा? बताता हूँ क्या करोगे? पहले आप ये बताइए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब कहा था कि आप मुसलमान जिहाद, अच्छा कपिल जी रुकिए, दोबारा आता हूँ कपिल जी प्लीज। हाँ हाँ, क्या किस मुंह से बात कर रहे हैं आप? आपको याद है ना हाईकोर्ट ने क्या लताड़ मारी थी? तुष्टीकरण की सीमाएं लांघ के इनको पद्म भूषण दोगे, पद्मश्री दोगे। आप वही पार्टी के नुमाइंदे, आप क्या बात कर रहे हैं? आजम खान के नेता जिले की पुलिस प्रशासन को छोड़ते हैं कि जाओ मेरे गाय को, भैंस को, बछड़ों को ले आओ। पुलिस प्रशासन की ये हैसियत आपने रखी कि पुलिस प्रशासन, एक एक करके प्लीज बोलिए, प्लीज कपिल जी थोड़ा सा रुक जाइए ना, कपिल जी रुक जाइए ना, क्योंकि जब आप अपनी बात अकेले रखते हैं तो उसका असर ज्यादा होता है। मैटर पे नहीं बोल रहे हैं, मेन बात तो यही है कि जो वहां पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। देखिए मेरा ये कहना है कि अगर अतिक्रमण से आपको कहीं कोई दिक्कत है, आप कोर्ट में जा सकते थे, पहले ये मुद्दा यहां पर उठा सकते थे। लेकिन अगर कहीं कोई कार्रवाई हो रही है, अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो उसमें सिर्फ मुस्लिम 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 क्यों किया जा रहा है? देखिए ऐसे माहौल खराब होता है, आप लोग तो बयानबाजी कर देते हैं और इसीलिए आज यही कोशिश की जा रही है। युवराज बात प्लीज कंप्लीट कीजिए तुरंत, फिर आगे मेहमान। हिमांशु जी तुरंत कंप्लीट करता हूँ। सीए हो, NRC हो, ED हो, इलेक्शन कमिशन हो, पेगासिस हो, राम मंदिर हो, ट्रिपल तलाक हो, हर मुद्दे में, अरे हाँ बोलिए बोलने दीजिए मुझे। कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ कपिल जी, कपिल जी देख रहा हूँ कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे लाइन पर। हाँ हिमांशु जी, हर मुद्दे पे विपक्ष हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय में जाता रहा है। इस मुद्दे पे भी सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन इनको कोई राहत नहीं मिली क्योंकि ये गैर कानूनी है, अवैध कब्जा है। इसमें कहाँ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आता है? ठीक है, अवैध अब बताइए रंगरेज भाई, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा क्यों आता है और फिर भी आप लोग मुस्लिम मुस्लिम कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? हिंदू भाई आपको दिखाई नहीं देते? या फिर गरीबों की आवाज उठाइए तो अच्छा लगेगा, लेकिन सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम क्यों? देखिए हिमांशु भाई, 2014 के बाद जब मोदी जी की सरकार देश में आई और जहां जहां उनके राज्य हैं, उन्होंने काम को जो है अपना प्रतीक नहीं बनाया, उन्होंने अपनी बुलडोजर कार्रवाई को प्रतीक बनाया, इसको विकास बनाया। यही अच्छे दिन है और यही गुजरात मॉडल है कि जगह जगह ढूंढ ढूंढ कर मुसलमानों के मकान तोड़े जा रहे हैं। जहां जहां भाजपा की सरकार है, फर्जी एनकाउंटर। तो इसमें हिंदुओं के मकान नहीं थे क्या? आप फिर वही बात, फिर मुसलमानों के मकान तोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये 1169 जितने भी है सब मुसलमानों के मकान थे। अरे सुनिए, तो जो तीन मंदिर, सुनिए ना, जो 3 मंदिर हटाए गए हैं वहां पर आप पूजा करने जाते थे क्या? अरे हिमांशु भाई मेरी बात सुनिए, आप जाते थे क्या पूजा करने वहां पे? अरे तो मैं आप बोल रहा हूँ कि हम मुसलमानों के ही हटाए गए हैं, मुसलमानों के ही हटाए गए हैं, आप तो यही बोल रहे हैं ना। आप बात ही नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार का काम होता है लोगों को बताने का, ना कि सरकारों का काम होता है उजाड़ देने का। ठीक है, ये मुद्दा उठाइए, ये मुद्दा उठाइए, हम साथ हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम मुस्लिम, हिंदू हिंदू, ये क्या है? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं, मैं तो जो हो रहा है, जो हकीकत है वो मैं आपको बयां कर रहा हूँ। और मैं एक बात आप समझिए, एक बात को, कि भाजपा की सरकार जहां जहां भी है, अगर कोई अपराधी होता है तो अपराधी एक जना होता है या पूरा घर होता है या उसको फिर घर तोड़ दिया जाता है। अभी मध्य प्रदेश में 11 मुसलमानों का सिर्फ इस शक की बुनियाद पर उनके मकान तोड़ दिए गए। आप ये बताइए, यूपी की सरकार में 3 हाफिज कुरान इमाम मस्जिद के, उनको मार दिया जाता है बना के गोली से। तो
और ये शासन प्रशासन बिल्कुल योगी जी का फैल हो चुका है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कौन गोली से कौन मार देता है? जो आपने बोला मौलानाओं को मुसलमानों को गोली से मार देता है, कहाँ की खबर बता रहे हैं आप? हाँ, अपराधी ऐसे हो चुके हैं, अपराधी नहीं, मुसलमानों को गोली से कहाँ मार दिया जाता है? मुसलमान मौलाना को गोली से कहाँ मारा गया है? डेटा दीजिए। अब जाकिर नायक जैसा जिहादी होगा, नहीं, मेरे को आ रही है, लेकिन मैं बस वो कहना चाह रहा था कि अभी हैदराबाद में खुलेआम एक मुसलमान को एक मुसलमान नहीं मार दिया, वो मुद्दा आप लोगों ने नहीं उठाया। आपको वहां दिखाई देता है जहां पर आप देखना चाहते हैं। नहीं, मैं हर एक वो आलोक जी तुरंत आ रहा हूँ, जहाँ पर किसी के साथ जुल्म और ज्यादती होती है। हमारी पार्टी का एक ही सिद्धांत है, अगर किसी के साथ नाजायज होगा, किसी को दबाया जाएगा, किसी को कुचला जाएगा, हम जमीन से लेकर और कोर्ट तक नहीं, लेकिन उस किसी की कैटेगरी में हिंदू नहीं आते ना, उस किसी की कैटेगरी में आपके। अरे भाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, सुनिए ना, मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, सुनिए, मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, सुनिए, मैं एक चैलेंज देता हूं। अभी डिबेट खत्म होने में 15 से 20 मिनट है। ओवैसी साहब का आप ट्विटर अकाउंट जो एक्स है वो अकाउंट निकाल लीजिए और उसमें कहीं पर भी आप ये मुद्दा मेरे को दिखा दीजिए कि वहां पर हिंदुओं के लिए आवाज उठाई है, कहीं किसी हिंदू के साथ अन्याय हुआ हो तो वहां पर उन्होंने आवाज उठाई हो, ये आप मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है? अब बताइए आलोक अवस्थी जी, आरोप लग रहे हैं कि मुसलमानों को आप टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों से खुली दुश्मनी निकाल रहे हैं, ये जनता के बीच में सेट किया जा रहा है। देखिए, यह जो धर्म के आधार पर बांट कर देखने की जो नीति है, यह जो है बहुत खराब है। अभी आप देखेंगे गरीब कल्याण की जो योजनाएं चल रही हैं, सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों को मिला है। प्रधानमंत्री जी ने बिना भेदभाव के, बिना धर्म के, बिना पंथों को देखे हुए सबके लिए जो है विकास की बात करी और सबको दिया। रंगरेज भाई, पहले आप सर्च मार लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या हिंदुओं के लिए कोई बात करी है, आम जनता के लिए कोई बात करी है? आप सर्च मारिए, आता हूं आपके पास दोबारा से, मैं पूछूंगा आपसे, बताइएगा कि कहां पर उन्होंने आवाज बुलंद करी है हिंदुओं के लिए, बताइएगा ये मेरे को। आलोक अवस्थी जी, बात कंप्लीट करिए प्लीज। देखिए, रंगरेज ने 2 मौलवियों की हत्या की बात करी है, एक मौलाना को उसके बेटे ने मारा है। सर, आप इनकी बातों में घूम जाएंगे, आप ये बताइए, मुसलमानों को टारगेट करने की बात आप यहाँ की जाती है कि बीजेपी मुसलमानों से खुन्नस निकाल रही है, इस नैरेटिव के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ सुशासन किया जाता है और सुशासन में चाहे अपराधी किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है। जहां तक अकबर नगर के अतिक्रमण हटाने की बात है, या 1904 का गजेटियर में, या जो है कुकरेल नदी थी, इसको पाट करके नदी क्षेत्र को अतिक्रमण करके गोमती की सहायक नदी को खत्म किया गया है। और इसमें ऐसा नहीं है कि अचानक किया गया है, हाई कोर्ट में मुकदमा कई वर्षों से चल रहा था, उसका फैसला आया कि इसको हटाया जाए, लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि हाई कोर्ट का फैसला सही है, उसको हटाया जाए। तो यह बात सिरे से नकारा जाता है कि किसी को कानूनी रेमेडी लेने के लिए मौका नहीं दिया गया। और वहां पर खुलेआम जो है अवैध लोग रूप से रहते थे, वहां पर तमाम जो है जरायम पेशा वाले लोग रहते थे, और वहां पर जो हटाया गया है सबको हटाया गया है। हाँ। मिश्रित आबादी थी, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। ये क्या तरीका है? कहीं पर किसी जमीन पर कब्जा करके अपना घर तो दे नहीं पा रहे, रहने लगेंगे और बाद में कहेंगे हम तो मुसलमान हैं, हमको हटाया नहीं जाएगा। सड़क पर कहीं पर भी बैठ कर, अच्छा एक मिनट, और अगर आपसे कहा जाएगा सुनिए ना, आपका जो है उसमें धर्म हट हो जाता है। नहीं, रंगरेज भाई, क्या आपको ये बात पता चली, यहाँ से जिन लोगों के, सुनिए ना रंगरेज भाई, क्या आपको ये बात मालूम पड़ी कि यहाँ पर जिन लोगों के मकान हटाए गए उनमें से कितनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आवंटित किए गए, कितने लोगों को सब्सिडी दी गई? एक भी नहीं मिला। एक भी नहीं मिला। कह रहा हूं उसमें स्कैम चल रहा है। 1800 लोगों को मकान दिए गए। आप प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं आप। समाज में विद्वेष फैलाओगे आप, मतलब अभी तक तो आप सोशल मीडिया के जरिए ये सारी बातें फैलाते थे, अब तो आप डिबेट पे खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। आप चेक तो कर लीजिए, झूठ कौन बोल रहा है? आप कह रहे हैं कि एक भी मकान नहीं मिला इनमें से किसी को, आप कह रहे हैं कि एक भी मकान किसी को नहीं मिला। नहीं, आप बताइए एक भी मकान, हाँ बताइए, बोलिए। देखिए सर्च मार लिया, हाँ बताइए, अच्छा सुनिए, हाँ, यूएपीए का कानून आज फिर से चर्चा में है। ये एक ऐतिहासिक अंग्रेज बोलने से पहले ध्यान रखना, सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं और अगर झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। नौजवानों को जेल में बंद करके जिंदगियां बर्बाद कर दी गई। कहाँ है इसमें मुसलमान? कहाँ हिंदू भाई नहीं है? नाम दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है, क्या वो इंसान नहीं है? सुनिए, ये भेजिए मेरे को, भेजिए, आपके पास तो मेरा नंबर है, भेजिए जरा, मैं यहाँ पर क्लियर करके उसको दिखवाऊंगा, क्लियर करके।
सुन रहे हैं रंगेश भाई? हाँ, क्लियर करके दिखवाऊंगा मैं उसे, क्लियर करके दिखवाऊंगा जी। जब बात भाई देश के कानून के हिसाब से चलना नहीं चाहते हैं, नहीं, कुछ लोग देश के कानून ठीक है। कोई गलत अगर खबर फैलाएगा, कोई गलत खबर फैलाएगा तो यहाँ पर उसको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। दोबारा जोड़ता हूँ मैं रंगेश भाई से। सैयद जवाद भाई, वो भी उनका घर बन जाता है। सैयद जवाद भाई देखिए, मैं वापस सैयद जवाद जी, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि हम लोग अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो हम उसकी बात करेंगे, और वो बहुत अच्छा भी लगता है कि सभी लोग अगर समाज में जितने भी हैं, अगर विपक्ष में जितने भी नेता हैं वो आवाज उठाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी आवाज उठाते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसमें हम मजहब ढूंढते हैं, उसमें अगर मजहबी सियासत करते हैं तो यहां से माहौल खराब होना शुरू होता है, जिसका खामियाजा आने वाले वक्त में हमारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। ये रुकना चाहिए कि नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा वक्त लगा। एक बड़ा मशहूर शेर है कि लगा के आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में तमाचे का शौक बहुत, झुका के सर सभी शाहपरस्त बोल उठे, पूरा शौक सलामत रहे शहर और बहुत। मैं तो निरंतर कहता चला आया हूं कि भाजपा इंसानियत की दुश्मन, हिंदू मुसलमान से ज्यादा भाजपा इंसानियत की दुश्मन है, और ये पहली नजीर नहीं है। मणिपुर इसकी सबसे बड़ी नजीर है। दुश्मन हो गई इंसानियत की। लगेगा तो जिस समय हज के लिए आप जाते थे, महिलाओं को इजाजत नहीं थी। बोलिए पार्टी। अच्छा अवस्थी जी क्यों ऐसा कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। क्योंकि देखिए आरोप ये लगाते हैं ना ये कि मुस्लिमों को टारगेट करती है बीजेपी, तो इसकी वजह भी इनके पास होगी। वो वजह तो सुनिए क्या कह रहे हैं, एक बार सुन तो लीजिए। हाँ, नहीं तो इंसानियत दुश्मन कैसे कह सकती है? इंसानियत दुश्मन कैसे कह सकती है? बस्तियां उजाड़ने की आपने उत्तराखंड में देखा किस तरीके से बस्तियां उजाड़ने को आतुर थी भाजपा सरकार, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, रोक लगाई। मणिपुर हमारे सामने हिमांशु भाई एक बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें जो है जिस तरीके का पूरा प्रदेश जल रहा है। इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों? मैं यही कह रहा हूँ, इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों? मैं तो आपको ये कहना चाहिए कि भाजपा क्या इंसानियत की दुश्मन है? अरे और मैं कहता हूँ हाँ, इंसानियत। अरे लेकिन यहाँ पर जो मैसेज दिया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, आप ये सोच रहे हैं कि कितना खतरनाक है ये? जो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर नहीं पढ़ पा रहे या फिर जिनको थोड़ा सा कम ज्ञान है, वो क्या सोच रहे होंगे? आपके एक मैसेज व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर किस तरह से फैलेगा, उसका असर क्या होगा? नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ भाजपा आग लगाने में समाज के अंदर माहिर है। अरे आप तो और हमेशा उनके नेता ऐसे बयानबाजी करते हैं। कौसर हयात खान साहब ने बीजेपी ज्वाइन कर ली क्या? कौसर हयात खान साहब ने बीजेपी ज्वाइन कर ली या ओवैसी साहब ने कर ली? किसने कर ली? मैं आपका सवाल मुझसे है जी, किसने ज्वाइन कर ली या फिर बीजेपी उनसे आग फैलवा रही है? नहीं, जो देखिए क्या है, मैं भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार के अंदर तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से बनेगा। और सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर बात आ रही कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भारतीय जनता पार्टी ने कई दफा पलट दिया। दिल्ली के अंदर इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, और अध्यादेश ला करके कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कितनी बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने धज्जियां उड़ाई है, लंबी चौड़ी लिस्ट मौजूद है। ये कोर्ट की बात करते हैं तो बड़ा शर्म लगती है मुझे। अभी इसी सुप्रीम कोर्ट ने जो लोकतंत्र की हत्या हुई थी वहां पर चंडीगढ़ में, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। इनको मैं जवाब देना चाहूंगा। सर्वोच्च न्यायपालिका, भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका पर ये उंगली उठाएंगे और हम खामोशी से बैठ। क्योंकि आप अधिवक्ता भी है नाजिया, चूंकि आप अधिवक्ता भी है तो दे दीजिए जवाब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी मामला आ गया यहाँ पर। हिंदू मुस्लिम का तो मामला चल ही रहा था। सर्वोच्च न्यायपालिका के ऊपर उंगली उठाया जाएगा और हम लोग जब इन्होंने चंदा लिया तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई साहब असंवैधानिक है। आप कहा चंदे वाली बात करा रहे? आपने इंसानियत का इस पर मुद्दा उठाया, इंसानियत पर आप अपनी बात रखने लगे। हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा था आप उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी मुद्दा आपने यहाँ पर कर दिया। तो आप जवाब तो सुन लीजिए आप जरा, नाजिया प्लीज। जरा आफ्ताब के खिलाफ भी फतवा जारी किया जाए, जरा बुरहान के खिलाफ भी। मैं फर्जी वकीलों से कुछ चीज समझना नहीं चाहता, और दिल्ली ये फर्जी लोगों से मैं नहीं समझना चाहता। सारे मुसलमान जो औरंगजेब के फॉलोअर हैं, इनको मैं नहीं ये सब देने वाली। समझ में आएगा? तुम जैसे लल्लू पंचों को जब नोटिस भेजा जाता है लीडर तो खामोश हो जाता है, तो मुंह छुपाने लगता है। बेशरम, बुरहान के खिलाफ बात करो, आफ्ताब के खिलाफ बात करो, नासिर खान के खिलाफ बात करो, बलात्कारी मुसलमान का सपोर्ट करने वाले, समर्थन करने वाले। हमारा माइंडसेट जो है वो पाकिस्तान समर्थक लोगों के साथ धड़कता है।
यहाँ पर हम भारतीय सैयद क्या आपके पास इनके सवालों का जवाब है कि एक तरफा बात, वो भी मुस्लिम है, वो नहीं कहती कि अन्याय किया जा रहा है? समर्थक है, अरे पाकिस्तान समर्थक है, ये पाकिस्तान समर्थक लोग। अगर कोई मुद्दे की बात करता है तो वो पाकिस्तान समर्थक है। अगर एक मिनट, अगर इस लिहाज से अगर मैंने हरा रंग पहना है तो आपकी नजर में मैं भी हो जाऊंगा क्या? पाकिस्तानी सपोर्टर तो ये लोग पाकिस्तानी प्रेमी है, ये पाकिस्तानी प्रेमी लोग। एक मिनट, देश में रह के कोई अगर देश की बात करता है, कोई यहां पर कहता है कि कुछ कुरीतियां हैं, उनको अगर दूर रखा जाए, तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी समर्थक है? संविधान आप यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में भेदभाव की बात करें। देखिए, इस देश के अंदर जो भारतीयों के साथ खड़ा है, वो गरीबों के साथ खड़ा है, क्योंकि देश की 80 करोड़ जनता गरीब है और 80 करोड़ जनता जो है बड़ी परेशान है। जवाब दीजिए। देश की 80 करोड़ जनता के साथ खड़ा हूं, जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, आदिवासी है, दलित है, उत्पीड़न वाले लोग हैं, मैं उनके साथ खड़ा। ठीक है, तो आप उनके साथ खड़े हैं, आप उनके साथ खड़े हैं। सैयद जवाद, आज इस मंच से आप कहिए कि ओवैसी गलत हैं, आप कहिए कि जो मुस्लिम लीग है वो गलत है जो भड़का रही है, खुल के कहिए आज आप। पीस पार्टी सब हिंदू विरोधी मैं पार्टी आपको है। बता दूं, जो भी लोग भड़काऊ भाषण दे रहे अरे खुल के कहिए ना, आपके सामने हमने बताया। ये ओवैसी नाम लेकर बोलिए, जो भी नाम लेकर बोलिए, जो भी देश के अंदर नाम लेकर बोलिए ना। अरे नाम लेकर बोलिए कि यहाँ पर कौसर हयात खान गलत हैं, भड़काते हैं। चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे वो कौसर हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो। अब जवाब दीजिए नाजिया, जवाब दीजिए। फिर कपीश जी के पास आ रहा हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जवाब दीजिए नाजिया, ये हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स कितनी आगे तक जाएगी? इसका जवाब। इसका ये खत्म हो चुका है। ये जो विक्टिम कार्ड हमेशा मुसलमान खेलता आया है और टीवी चैनल पर बैठ करके, अरे चुप। सैयद आपकी बात को सुना, आप थोड़ा सा रुकिए। अरे तुम पाकिस्तान जाओ। सैयद आप बताएंगे, आप बताएंगे क्या? आप थोड़ा सा रुकिए ना, आप रुकिए ना प्लीज, डीरेल मत कीजिए। मुसलमान मर्दों का एक नेचर होता है कि वो औरत को कभी भी इज्जत नहीं देते हैं, कभी नहीं इज्जत देते हैं, इसलिए सैयद जवाद औरत को इज्जत नहीं दे सकता है। उसको बुरा लगता है कि मुसलमान लड़की कैसे शिक्षित हो गई। अब बात आती है कि सर्वोच्च न्यायपालिका पर ये लोग आवाज उठाते हैं, ये लोग उंगली उठाते हैं, और जब इनको नोटिस हम जैसे लोग भेजते हैं, अभी रंगरेज चला गया, रंगरेज को भी मैंने 2 नोटिस भेजा हुआ है, तो रिप्लाई नहीं दे रहा है, रिप्लाई नहीं देता है। ये कहता है, ये लोग कहते हैं कि ये लोग संविधान मानते हैं, लेकिन संविधान का आर्टिकल 44 नहीं मानते हैं। अरे भैया, तुम्हारे ही हमारे मुसलमान कम्युनिटी में ही बुरहान काहे पैदा होता है, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा होता है। तुम लोग संविधान के जस्टिफिकेशन पर इस्लामिक जो तुम लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हो, वो और चलेगा नहीं, वो और चलने वाला नहीं है। सैयद जवाद, तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। नहीं ऐसे ठीक है, नहीं ऐसे नहीं कहेंगे। हर किसी का एक अलग व्यक्तित्व है, हर किसी को आजादी है बोलने की, लेकिन बस ये देखना चाहिए कि उसकी एक लिमिट क्या है, उसका दायरा क्या है, ये बात जरूर देखनी चाहिए। अब मेरे को सामने कपीश जी हैं। कपीश जी, ये बदलाव कैसे आएगा? देखिए, हम चाहते हैं कि एक अच्छी राजनीति हो, मुद्दों की बात यहां पर की जाए, और अगर किसी बात का विरोध करना है, सरकार के किसी फैसले का करना है, तो उसमें मजहबी सियासत को दूर करके अगर विरोध करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो ये बदलाव कैसे आएगा? इस बदलाव के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले आगे आना पड़ेगा, और उन कट्टरवादी ताकतों को भी सबसे पहले आगे आना पड़ेगा, अपना कट्टरवाद छोड़ना पड़ेगा। हाँ। सहिष्णुता की राजनीति को अपनाना पड़ेगा, देश के संविधान में अपनी आस्था गीता और कुरान की तरह व्यक्त करना पड़ेगा। हाँ। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि देखिए, सरकार जो है वो हमारी एक पाल्य की तरह होती है और जनता उसके पुत्र समान होती है। हाँ। हम ये पूछ रहे हैं कि ये कुकरैल नदी पे जो लोग बसते चले गए, मुसलसल तमाम सरकारें रही हैं, उसमें हमारी भी सरकारें। हाँ। सारे सरकारों पर प्रश्न खड़ा कर, वहां हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, सवाल वहां पर इसी देश के नागरिकों का है जिन्होंने अपने मकान तामील किए। वो मकान तामील कैसे होते रहे? लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या कर रहा था? ये मैं वाकई देखिए, मैं इसलिए कहता हूं कपीश जी, जब भी आप पैनल में होते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुद्दों की बात डंके की चोट पर कहते हैं। और आपने खुद ने कहा कि ठीक है, आप अपनी सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, और ये बात देखनी चाहिए कि अगर इतने वक्त से रह रहे हैं तो पहले से ही इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके एक पैसेज यहां पर ढूंढा जाता। आलोक अवस्थी जी, क्या इसमें कुछ देरी हुई?
जो अब ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं बाकी के लोग, उनको तो जवाब मिल गया। कोई देरी नहीं हुई है। नहीं, मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो जवाब आपके यहाँ बैठा हुआ जो कह रहा है, इससे पूछे कि आतंकवादी बुरहान वानी क्या इनके लिए भटका हुआ इंसान था? ये कहते नहीं है क्या? क्या ये अफजल गुरु के फांसी देने पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहते नहीं है कि हम शर्मिंदा हैं? क्या ये कश्मीर के आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर नहीं कहते हैं? इनसे पूछिए, उस समय धर्म देख करके क्यों इनका अल्फाज बदल जाते हैं? कश्मीर की पत्थरबाजी को मासूम लगते हैं, याकूब मेनन की जो है हालात को मारा हुआ कह देते हैं। तो यह अपने आप गढ़ लेते हैं, ये किसी की जमीन दुकान मकान पर कब्जा कर लेते हैं, वहां पर रहने लगते हैं, बोले तो हमारा अधिकार है। नदी के किनारे कहीं पे भी घर बना लेते हैं, बोले तो हमारा अधिकार है। मतलब भारत का कानून एक मिनट आलोक अवस्थी जी और सैयद जवाद को एक बार आमने सामने लाइए, क्योंकि ये देखिए ये पॉइंट बहुत सही उठाया है और मैं चाहता हूं कि इस पर स्पष्ट आवाज जाए, इस पर स्पष्ट आवाज जाए जनता के बीच में। आलोक अवस्थी जी सीधा सवाल पूछिएगा और मैं सीधा जवाब लूंगा बिना किसी इंटरप्शन के। मैं पूछना चाहता हूं जवाब से कि बुरहान वानी कौन था? क्या आतंकवादी था या नहीं था? या वो हालात का मारा हुआ था? याकूब मेनन कौन था? याकूब मेनन क्या भटका हुआ आदमी था या आतंकवादी था? अफजल गुरु कौन था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी है? आतंकवादी था कि नहीं था? आपके लिए क्या इसका जवाब दीजिए। और जो कश्मीर पत्थरबाजी होती थी वो मासूम थे या वो सब वो समाज के दुश्मन थे? और कितने जो आतंकवादी उनको आप फ्रीडम फाइटर मानते हैं या उनको आतंकवादी मानते हैं? अच्छा ठीक है, सीधा सा सवाल है, सीधा जवाब है। देखिए मेरी बात सुनिए सैयद जवाद भाई, यहाँ पर आरोप यही लग रहे हैं ना कि हर जगह धर्म ढूंढा जाता है, हर जगह मजहब को पहले आगे यहाँ पर रख दिया जाता है और आरोपियों में भी धर्म देखा जाता है कि अगर ये मुस्लिम है तो विक्टिम है, अगर ये हिंदू है तो हाँ ये अपराधी होगा। हिमांशु भाई इसका जवाब दे दीजिए। भाई मैं नहीं करता, मैं आपसे कह रहा हूं हिमांशु भाई, ये वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर एक आतंकवादी को टिकट दिया था। ये वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जिसके लिए जासूसी करते आए। आप बुरहान वानी, याकूब मेनन, अफजल गुरु को क्या मानते हैं इसके बारे में बताइए। वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग बुरहान वानी आपके लिए क्या है बताइए, याकूब मेनन क्या है आपके लिए बताइए, अफजल गुरु को आप क्या मानते हैं बताइए। और कौन एक मिनट देखिए, क्योंकि ये बात यहाँ पर यह है कि मजहबी सियासत यहाँ की जाती है, मजहबी सियासत की जाती है। सैयद जवाद भाई, यहाँ पर मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि आपको बताया अगर कोई अपराधी में अगर कहीं से कोई मुस्लिम आता है तो वहां पर उसे विक्टिम कहा जाता है और हिंदुओं के लिए तय कर दिया जाता है कि वो अपराधी है। और ये ओवैसी साहब खुलकर करते हैं, ये मुस्लिम लीग के लोग खुलकर कहते हैं और ये कहते हैं अरे तो मैं आपकी राय जरूरी है ना, तो आप बताइए ना क्या ये गलत नहीं है? मुसलमानों के लीडर नहीं, सुनिए हिमांशु भाई, मैं साफ कह देता हूँ, ओवैसी साहब एक लौते मुसलमानों के लीडर हिंदुस्तान में नहीं है। अरे तो हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो आप है ना, आप अगर राजनीतिक विश्लेषक है तो आप मानते हैं कि नहीं? आपकी सोच भी तो मायने रखती है, आप क्या मानते हैं इसमें? भाई मैं इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखने वाले लोगों के साथ हूँ। तो याकूब अफजल बुरहान ये आतंकी थे, ये आतंकी थे ना? कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? अरे मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, फिर आप वही वाली बात कह रहे हैं। अरे मैं खुल के बोलिए ना, आप संकोच क्यों करते हैं? आप संकोच क्यों करते हैं? अगर मैंने बोला कि ओवैसी और अगर मुस्लिम लीग खुलकर मुस्लिम मजहबी सियासत करते हैं, ये गलत है कि नहीं है, तो आपने कहा कि जो भी करता है वो गलत है, खुलकर क्यों नहीं बोलते? अच्छा ये बताइए, मैं खुल के बोल रहा हूँ, ये वही मुस्लिम लीग तो नहीं है जिसने नागपुर के मेयर के इलेक्शन में बुरहान वानी के बारे में बताइए ना। बुरहान वानी, याकूब मेनन, अफजल गुरु क्या थे? उसी मुस्लिम लीग के साथ आपने जो है बुरहान वानी कौन था आपके लिए? जवाब नहीं देंगे। याकूब मेनन कौन है आपके लिए? अफजल गुरु कौन है आपके लिए? भारतीय जनता बाटला काउंटर फर्जी था या सही था बताइए। ये नैतिकता कहां से तय करेंगे? नहीं, इसका जवाब यहाँ पर नहीं देंगे। समर्थन करा था रंगरेज भाई समर्थन में। कपीश जी से मेरी बात हुई, कपीश जी ने बहुत मुद्दे की बात कही कि ये सियासत जो हो रही है मजहबी वाली, इसको तो बंद कर देना चाहिए थे और इसके लिए हर किसी को कदम उठाना होगा। बीजेपी को भी उठाना होगा, AIMIM को भी उठाना होगा, उन्होंने खुलकर कहा मुस्लिम लीग को भी उठाना होगा। अगर किसी के भले की बात करनी है तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखना होगा। क्या इसके लिए आप तैयार हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं कि ऐसा मसले आए ही नहीं जहां हिंदू मुसलमान की बात हो, मगर भाजपा की सरकार ऐसा दिखाती है कि हम सुनिए, वो दिखाती है इस तरीके से कि हम मुसलमानों के खिलाफ, देखिए कैसे उनके मकानों को तोड़ रहे हैं, कैसे अरे हम क्यों दिखाते हैं भाई? आप खुद देखिए ना, सोशल मीडिया पर बोलते हैं, उनको जेल में डालते हैं और उससे जो है तुष्टिकरण करते हैं हमारे हिंदू भाइयों का। उनको जो है 17 करोड़ से 20 करोड़ 100 करोड़ हिंदू भाइयों को डराकर वोट लेते हैं।
तो भाजपा की जो मैं ये सोच रहा हूँ मैंने कि पता नहीं ये आप 10 मिनट डिबेट से दूर रहे, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन आप बिल्कुल बदल कर आए। आप हिंदू भाइयों का जिक्र कर रहे हैं, आप सबकी एकता की बात कर रहे हैं। अभी नाजिया इलाही कह रही थी मैंने नोटिस भेजा, जवाब नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, मतलब आप सुन रहे थे, ठीक है, सब सुन रहे थे। हाँ, मैं जवाब दे दूंगा। हाँ। मेरे ऊपर क्यों आ रहे हो? जो पर्सनल हो जाती है, मेरा नाम लेकर के फुटेज मत दो, मेरा नाम लेकर के फुटेज मत लो। अपनी पार्टी में देखो कि एक भी हिंदू नहीं है, एमआईएम की पार्टी में एक भी हिंदू अरे क्यों नहीं है? हमारी पार्टी में कई सारे कॉर्पोरेटर हिंदू विरोधी पार्टी है कॉर्पोरेटर इस देश में। और अभी हमारी पार्टी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है। आने वाले समय में आपको एमपी भी नजर आएंगे और एमएलए भी नजर आएंगे। हमारी पार्टी हम सबको साथ लेके चलते हैं भाई। हमारे लिए कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। नहीं, लेकिन एक बात बताइए रंगरेज भाई, इस बार कुछ आंकड़ा आप लोगों का कम हो गया, इस वजह से थोड़ा और ज्यादा धार दिख रही है क्या? नहीं, मेरी बात सुनिए। ऐसे डिबेट नहीं होती हिमांशु भाई। नहीं, मैं आपकी बात सुनूंगा, आप मेरे लिए सम्माननीय है, बोलिए। मैं कह रहा हूं हिमांशु भाई, अभी हमारी पार्टी ग्रोथ कर रही है और आने वाले समय में ये जो लोग कहते हैं, हमारे कई कॉर्पोरेटर जो हैं महाराष्ट्र में हिंदू वो जीतेंगे। आपको चिंता करनी। देखिए, मैं कह रहा हूं आप ग्रो करिए, आप भी ग्रो बनिए, मैं तो ग्रोथ करिए। मैं तो कह रहा हूं कि आप तो अध्यक्ष बन जाइए AIMIM के, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम मत करिए, हिंदू मुस्लिम मत करिए। युवराज लास्ट कमेंट प्लीज आपका, युवराज लास्ट कमेंट प्लीज। हिमांशु इनको चुप कराना पड़ेगा प्लीज 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 बोलिए, आप ही की आवाज आएगी, आप बोलिए। यस हिमांशु जी, यहाँ दो पार्टियां हैं, एक पार्टी जिसके नाम है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टी जो अपने नाम में इत्तेहाद मुस्लिमीन लेके चल रही है। मेरा एक प्रश्न है कि क्यों ऐसा है कि जहां हिंदू बहुल है वहां AIMIM अपने अच्छे कैंडिडेट नहीं देते हैं, कैंडिडेट ही नहीं देते हैं, और जहां मुसलमान बहुल है वहां भी बीजेपी अपना कैंडिडेट दे रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सेक्युलर है कौन नहीं। और आखिरी 10 सेकंड झूठ क्यों बोल रहे हो? एक भी टिकट नहीं दिया बीजेपी ने। आप चुप रहिए, आखिरी 10 सेकंड, अरे 10 सेकंड तो बोलने दीजिए प्लीज। हाँ युवराज, सिर्फ युवराज को क्या कह रहे हैं बोलिए। देखिए हिमांशु भाई, एक वो लोग हैं जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं, अफजल के लिए आवाज उठाते हैं, याकूब के लिए आवाज उठाते हैं, बुरहान के लिए उठाते हैं, लेकिन क्यों ऐसा कि शाहबानो और शायरा बानो के लिए उनके मुंह में दही जम जाता है? ये मेरा प्रश्न है। तथाकथित सेक्युलर पार्टी होते हैं। भाजपा ने कहाँ टिकट दिया बताओ? मुस्लिम एरिया में एक टिकट नहीं दिया, बताइए ना। कितना अच्छा, आपने वही सुना, फिर से वही बात ओवैसी की तरह, वही देखना, वही देखा आपने जो आप देखना चाहते हैं, वही सुना जो आप सुनना चाहते हैं। शौचालय दे रहे हैं, रुपया दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, और क्या लोगे? चलिए ठीक है। देखिए, मैं एक बात फिर से कह रहा हूं, जो कपीश जी ने कहा वो जनता को सुनना चाहिए, राजनीतिक दलों को भी समझना चाहिए और ये मानना चाहिए, आप दर्शकों को भी, जनता को भी, कि कौन किस तरह की सियासत कर रहा है। अगर कहीं पर मजहबी सियासत होती है तो उससे कह दीजिए राम राम। नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।